गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी लॉकडाउन में हैं, जिसके कारण हमारा ऑनलाइन टीचिंग जारी है। अतः इससे शीघ्र निपटने के लिए आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अनुरूप है। इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों की चर्चा करेंगे। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात हमारे यहाँ दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। भारत की न्यायिक व्यवस्था में संघात्मकता के बदले एकात्मकता के ढांचे को अपनाया गया है और इसी के अनुरूप हमारे यहाँ एकहरी न्यायपालिका है। अर्थात केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी अलग न्यायिक व्यवस्था न होकर नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका का ढांचा एक ही है। जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का है। उससे नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, जो विभिन्न राज्यों में प्रायः उनकी राजधानियों में स्थित हैं। और उच्च न्यायालय के नीचे राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पेश किए गए मुकदमे में जो निर्णय दिए जाते हैं, उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायपालिका या उच्चतम न्यायपालिका स्थित है। इस प्रकार हमारी न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायपालिका स्थित है। भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय बनाना चाहते थे, जिसे सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाना चाहते थे, जिसे फौजदारी और दीवानी दोनों ही प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। और हमारा यह सर्वोच्च न्यायालय इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो संविधान के व्याख्याकार के रूप में और केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हमारी न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। इसका क्षेत्राधिकार अत्यंत ही व्यापक है। इसके संगठन को हम देखते हैं। दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था वर्तमान में है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का वेतन, सेवा शर्तें इत्यादि निर्धारित करने का अधिकार हमारी संसद को है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य ही लेंगे, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पहले मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है। तभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश कर सकते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में यह कहा है कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह का निर्णय एकमत और लिखित रूप से मुख्य न्यायाधीश के निर्णय से मिलना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति को नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करेंगे। न्यायाधीशों की योग्यता। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रह चुके हों, या राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। वर्तमान में जस्टिस शरद अरविंद बोबटे हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है। 65 वर्ष के पहले वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा संसद के द्वारा प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदन के द्वारा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव, जो कि संसद के एक ही सत्र में पारित हो, तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की पदच्युति का आदेश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है, लेकिन इसके पहले वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकते हैं या संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे अपदस्थ किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति उनके पद की शपथ दिलाते हैं। वेतन और सेवा शर्तें। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते और ग्रेच्युटी इत्यादि की सुविधा मिलती है। उन्हें निःशुल्क निवास स्थान, आतिथ्य सत्कार भत्ता, यात्रा भत्ता इत्यादि मिलता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद को मतदान का अधिकार नहीं है। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्तों में संसद के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
यद्यपि अगर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू हो तो राष्ट्रपति उनके वेतन में कटौती कर सकते हैं। विशेषाधिकार। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, लेकिन न्यायाधीश के किसी कार्य की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचना की जा सकती है। संसद के द्वारा भी महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से न्यायाधीश के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त न्यायालय को भी यह अधिकार है कि वह अपना सम्मान बनाए रखने और शत्रुतापूर्ण आचरण से अपनी रक्षा करने के लिए किसी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय अवमान की कार्यवाही कर सकता है। न्यायालय अवमान की कार्यवाही न केवल गरिमा की रक्षा करने के लिए बल्कि ऐसे कार्य के लिए भी किया जाता है जिससे इसकी निष्पक्ष निर्णय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यंत ही व्यापक है और इसे हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को भी 2 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक एकवर्ती क्षेत्र प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद लाए जाते हैं, अर्थात इस प्रकार के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। दूसरा, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उत्तरदायी बनाया गया है। अर्थात नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और इसके अंतर्गत वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को भारत राज्य क्षेत्र के समस्त उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी हम विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि किसी मुकदमे में विधि या तथ्य का कोई सारपूर्ण प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार में यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी अभियोग या मुकदमे में विधि या तथ्य का सारपूर्ण प्रश्न निहित है तो उसके विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 134 के अंतर्गत अर्थात फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यदि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को जिसे निम्न न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है उसकी अपील पर मृत्यु दंड दे दिया हो या फिर निम्न न्यायालय से
कोई अभियोग अपने पास विचारार्थ मंगवाकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचार योग्य प्रश्न निहित है, तो वैसे फौजदारी मुकदमों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तीसरा, परामर्शीय क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा सारपूर्ण प्रश्न सामने आ गया है जो कि सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा परामर्श देना आवश्यक है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने से इनकार भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मानना बाध्य नहीं है। अभिलेख न्यायालय। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का भी स्थान प्राप्त है। इसके 2 अर्थ हैं। पहला, इसके अभिलेख अर्थात निर्णयों को सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और इसकी प्रामाणिकता के विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। इसके साथ ही न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। अर्थात यदि न्यायपालिका यह पाती है कि कोई कानून या प्रशासनिक नीति जिसके द्वारा संविधान का अतिक्रमण होता है, तो वह उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसे ही हम न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं। इसके साथ ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। जब किसी प्रश्न पर न्यायाधीशों के समक्ष कोई भ्रम या विवाद की स्थिति में उत्पन्न होती है, तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त अधिकारों और कार्यों को देखने से स्पष्ट है कि उसका न्यायिक पुनर्विलोकन की उसकी जो शक्ति है, वह भारतीय लोकतंत्र के रक्षक और केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है और शासन की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो संविधान के संतुलन का भी कार्य करती है। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के साथ ही भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक व्याख्याता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।